हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स होंगी या क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स एंड मेंस रिलेटेड, मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज चंद्रयान बुधवार के दिन शाम को लैंड करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग हो भगवान करे। ये अभी स्मूथ सेलिंग तो वहाँ पे हो रही है अभी चांद के आसपास, और आज शाम तक ही लैंड कर जाएगा। A wave of anticipation swept the country as the lander module of Chandrayaan-3 prepared to make a safe and soft landing on the surface of moon Wednesday evening. If all goes plan, यानी कि अगर प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो इंडिया पहली कंट्री बन जाएगी जो लूनार मीन्स मून के जो साउथ पोल है, जो साउथ का सरफेस है, वहाँ पे लैंड करेगा। एनी फाइनेस्ट मोमेंट टिल डेट इट्स ए स्पेस प्रोग्राम, यानी कि जब से स्पेस प्रोग्राम हमारे स्टार्ट हुए तब से ये बिल्कुल फाइनेस्ट मूवमेंट हो जाएगा, राइट। एंड द एंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ओवर द क्रैश लैंडिंग ऑफ चंद्रयान-2 लैंडर 4 years ago, यानी कि जो 4 साल पहले जो चंद्रयान-2 की क्रैश लैंडिंग हो गई थी, जो हार्ड लैंडिंग हो गई थी, उसकी डिसअपॉइंटमेंट जो अभी तक वो चल रही है उसको भी ये ख़त्म कर देगा चंद्रयान-3 का सॉफ्ट लैंडिंग हो जाना, राइट। नेक्स्ट है LAC लाइन ऑफ कंट्रोल कमांडर्स वर्क ऑन लिमिटेड पुल बैक प्लान वेट फॉर सिग्नल फ्रॉम टॉप, यानी कि कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, यानी कि जो कम डिस्प्यूटेड एरियाज़ है वहाँ से अपनी मिलिट्री पुल बैक करेगी, डिसएंगेजमेंट करेगी, ये यहाँ पे बात की गई है। डेज आफ्टर इंडिया एंड चाइना हेल्ड 19th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स चल रहा है आजकल ऑन रिजॉल्विंग एग्जिस्टिंग इश्यूज ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख. Indian military commanders on the ground are discussing possibilities, modalities for limited disengagement at certain mutually accepted point, यानी कि कुछ mutually accepted point है वहाँ से disengage किया जाएगा आर्मी को, right, along the boundary. Even as regular interaction between local military commanders on the ground will continue alongside other confidence building measure. confidence building वो building measure क्या होता है, एक दूसरे की आर्मीज़ में कॉन्फिडेंस हो, ट्रस्ट हो, एक म्यूचुअली एक ट्रस्ट का इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन को जो लोकल ग्राउंड की आर्मी है, जो मिलिट्री कमांडर्स है, वहाँ पे भेजा जाए ताकि दोनों देशों के मिलिट्रीज़ में कॉन्फ्रंटेशन ना हो और इश्यूज़ वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ओके। पीएम एट ब्रिक्स मीटिंग चल रही है आजकल जॉनसनबर्ग में। उसमें क्या बोला है पीएम मोदी ने? ब्रिक्स क्या, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2009 में पहली मीटिंग हुई थी रशिया में, 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, 2001 में ये बना था, जेम ओ नील ने ये टर्म दिया था ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स में क्या बोला है, मैंने कल बताया था कि फोकस किया जाएगा इंडिया एंड चाइना के डिस्प्यूट को, जो बायलैटरल डिस्प्यूट चल रहा है उस पर। तो मोदी ने, वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बोला है कि मैं यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग की कुछ गुंजाइश कर सकता हूँ, यानी कि कुछ उम्मीद लगा सकता हूँ, जो यहाँ पे लीडर्स प्रेजेंट हैं अलग अलग वो देशों से, उनसे जो भी मेरे डिस्प्यूट चल रहे हैं वो बायलैटरली सॉल्व किए जा सकते हैं। मोदी ने क्या बोला है? मोदी सेड द पीपल ऑफ इंडिया हैव मेड कमिटमेंट वो टू मेक इट अ डेवलप्ड कंट्री, यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनानी है वो 2047 तक। और मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ, वो इनवाइट करता हूँ आप सबको कि इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी में आप सब पार्टिसिपेट करें। COVID-19 पैंडमिक हैज़ टॉट अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन, यानी कि इंक्लूसिव सप्लाई चेन को इंक्लूसिव और रेजिलेंट बनाने के लिए किसने हमें सिखाया? COVID-19 ने, कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अगर हम ऐसे क्राइसिस से बचे रहना चाहते हैं। तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव दिस. वी कैन कलेक्टिवली वर्क टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि जो ग्लोबल साउथ है, साउथ वाली जो कंट्रीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए हम काम कर सकते हैं. मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दैट. स्ट्रेसिंग दैट इंडिया विल बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जल्द ही बन जाएगी. इंडिया एक बिल्कुल ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा, ठीक है। ग्लोबल साउथ का ग्रोथ इंजन बोला है मतलब मोदी जी ने इंडिया को. एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज़ इम्प्रूव्ड विद मिशन मोड रिफॉर्म्स, यानी कि मिशन मोड के तरीके से हम बिजनेस में रिफॉर्म्स लेके आए,
ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है, वो पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट करिए हमारे जो जो मतलब एक विकसित देश की तरफ एक जो हमारी यात्रा है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। Amid farmer protest, Central announces extra procurement of onions। मैंने बताया था एक्सपोर्ट पे 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ अनियंस हो जाए इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन ना हो जाए अनियन के प्राइसेस में। उसमें 40% ड्यूटी लगाने से क्या हुआ, जो नासिक है महाराष्ट्र का, वो जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है अनियंस, उसने प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इंडियंस की काफ़ी मांग रहती है, इंडियन अनियंस हैं उनकी काफ़ी मांग रहती है। तो उस प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्रोक्योरमेंट कर दिया है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट मीन्स अब सरकार लेगी उनसे वो बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस पे, सही प्राइसेस पे। ठीक है, जिससे किसानों को घाटा नहीं होगा, वो प्याज इधर उधर फेंकेंगे नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सही टाइम पे सही डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। देखते हैं कोई नेक्स्ट न्यूज़। आपको यूटिलिटी देखनी है न्यूज़ की कि वो आप कैसे अपने जीएस पेपर्स में या प्रीलिम्स में कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रप्शंस फास्ट मेकिंग हाउस टूवर्ड्स इररिलेवेंस। धनकर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने क्या बोला है कि जो डिस्ट्रप्शंस हो रही है ना, जो पार्लियामेंट्री सेशंस हैं, जो मीटिंग्स हैं, वो अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पा रही है, ये पार्लियामेंट को एक्चुअली वो मीन्स इररिलेवेंट बना रहा है। मेंटेनिंग दैट नॉन परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रप्शंस हैव बिकम मोर menacing than the COVID-19 pandemic. The executive and the judiciary are performing in the country. A dysfunctional legislature has the potential to undermine democratic values and impede the blossoming of democracy। यानी कि लोकतंत्र को गिराने में किसका काम रहेगा, डिसफंक्शनल लेजिस्लेचर का। अगर लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं करेगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, पर हमें किसे अच्छे करने की ज़रूरत है, लेजिस्लेचर्स को। वहाँ के जो सेशंस होते हैं, जो डिबेट होती है, उन सबको, जो मीटिंग्स होती है ना, उन सबको कैसे बिल्कुल प्रोडक्टिव करना है, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाना है उन्हें, तभी लोकतंत्र हमारे देश में रह पाएगा। Trust has to be generate an ecosystem that empowers people to unleash their talent and potential, reaching out of their pockets, वो not a rational option। यानी कि फ्रीबीज को यहाँ पे वो टारगेट किया है। Trust to be generate an ecosystem that empowers the people to unleash their talent and potential, reaching out to their pocket, but वो नॉट अ रैशनल ऑप्शन है। यानी कि फ्रीबीज को टैकल करते हुए यहाँ पे क्या कहा है कि यानी कि एक टैलेंट एंड पोटेंशियल का जो ये एक इकोसिस्टम जनरेट करना है, हमें लोगों में एम्पावर करना है, हमें उनकी जेबें नहीं भरनी, उन्हें फ्रीबीज, उन्हें फ्री के मटेरियल्स देके। ठीक है, उन्हें हमें इतना एम्पावर करना है कि वो लोग खुद आगे बढ़ें। Paramount role of public representatives to ensure executive accountability and fiscal discipline in governance. Okay. The temples of democracy meant for dialogue, deliberation, debate and discussions are these days hotbeds of disturbance and disruptions। यानी कि जहाँ पे डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जाता था थ्रू डायलॉग, डिबेट, डेलिब्रेशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज़ करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, वो आजकल क्या डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शंस का एक हॉटबेड बन गया है। एज अ कॉन्सिक्वेंस पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर आर फास्ट सर्जिंग इनटू इररिलेवेंस। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट बन रही वो जो है, अब वो क्या थोड़ी इररिलेवेंट होती जा रही है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में क्या करना है, मेंस में अगर डेमोक्रेसी पे कोई क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट आउट करना है कि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स थोड़ी इररिलेवेंट हो रही हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शंस एंड डिस्टर्बेंस। कोई डिबेट वहाँ पे एफिशिएंट नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता, बल्कि पॉलिटिक्स वहाँ पे खेली जाती है।
ठीक है, ये ऐसे करके क्या करना है आपको, पार्लियामेंट के कुछ आजकल जो रिसेंटली इश्यूज चल रहे हैं उनको टैकल करते हुए आपको आगे बढ़ना है, एक वे फॉरवर्ड देना है, राइट। आपके लिए यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 to 71 कहता है अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट का, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि वो कुछ मेंबर्स मतलब कुछ मेंबर्स की एक मीटिंग होती है जिसके ज़रिए क्या होता है, इलेक्ट किए जाते हैं। मतलब ये इलेक्टोरल कॉलेज जैसे ये समझना है कि एक चेयर को अपॉइंट किया जा रहा है, राइट। इन इलेक्टोरल कॉलेज द वाइस प्रेसिडेंट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टेक पार्ट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ प्रेसिडेंट में क्या होता है, सिर्फ इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते हैं बोथ द हाउसेज, राइट, नॉमिनेटेड नहीं। In presidential election, nominated members are not a part of electoral college. For vice president election, states have no role to play, unlike president election. यानी कि president elections में क्या होता है, state legislatures भी वो participate करती हैं, union territories with having state legislatures उनकी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं बट नॉट नॉमिनेटेड, राइट। बट इसमें क्या होता है, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा अब वो पार्टिसिपेट करेंगे बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ये बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह होता है। क्वालिफिकेशन क्या है, वो मतलब 35 साल या उससे ज़्यादा के होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। व्हेन वो यानी कि इनका रिमूवल, यानी कि इन्हें रिमूव कब किया जा सकता है, जब मतलब व्हेन ही कंप्लीट हिज टर्म ऑफ 5 years, 5 साल पूरे हो गए हों, जब वो रिज़ाइन करते हैं, किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन। व्हेन ही इज़ रिमूव्ड एक फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस तो नहीं है बट स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा राज्यसभा से, एंड लोकसभा सिर्फ एग्री करेगा, राइट, लोकसभा सिर्फ पास करेगा उसे। ऑन हिज डेथ व्हेन हिज इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि अगर इलेक्शन पे कोई डिस्प्यूट होता है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्शन वॉइड है, ठीक है, तो इन्हें चेयर से हटाया जा सकता है। और ये सारे डिस्प्यूट होते हैं जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर इनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, वॉइड करने से पहले इनके जितने भी सारी एक्टिविटीज़ या इनके एक्शंस रहे होंगे देश के प्रति वो वैलिड रहेंगे। इलेक्शन रिलेटेड टू डिस्प्यूट विल बी हैंडल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, नो अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कैन बी इम्पीच्ड फॉर्मली, देयर इज़ नो फॉर्मल इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है कोई। राज्यसभा सिंपली कैन पास अ रेजोल्यूशन विद अ मेजोरिटी एंड लोकसभा कैन पास इट, ठीक है, लोकसभा सिर्फ एग्री करता है उस पर। सुप्रीम कोर्ट पॉलीवोकल, इट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी वो मीन्स पॉलीवोकल का मतलब क्या होता है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग वो लैंग्वेजेस बोलते हुए हम जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम को आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट समझिए क्योंकि ये डाइवर्सिटी बताता है, यानी कि एक महाराष्ट्र का जज है जो वेस्ट बंगाल के जज के साथ डिस्कशन कर रहा है और उसे केस हैंडल करना है हरियाणा का, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया इन्होंने कि उसे केस हैंडल करना है मतलब हरियाणा का, तो इसका मतलब ये क्या है, ये डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी कंट्री में, हमारी जुडिशियल सिस्टम में। द रीज़न वी आर पॉलीवोकल कोर्ट बिकॉज नो टू जजेस आर सिमिलर, हेयर यू हैव अ जज from Maharashtra sharing a bench with a judge from West Bengal to decide a case from Haryana. This is the true essence of Supreme Court. This is not only a it's not a polyvocal court, rather a Supreme Court is a people-centric court. ये आपको लाइन मेंशन करनी है अपने एसेज में। JS पेपर 2 में अगर जुडिशियल सिस्टम का आ जाएगा, कोलेजियम सिस्टम का आ जाएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोलेजियम सिस्टम पे आता है ना तो आप उसके प्लस पॉइंट्स एंड जो नेगेटिव्स होते हैं आप बहुत दिखाएंगे, उसके बाद एक कंक्लूजन पे जाएंगे कि हमारा जुडिशियल सिस्टम वो ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों बनाया गया है, तो इसमें कुछ चेंजेस लेके आने मतलब ज़रूरी है इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी इंडिपेंडेंसी भी मेंटेन रहे, ठीक है। आपको प्लस और वो माइनस आपको दोनों दिखाने हैं अपने आंसर्स में, सिर्फ एक आपको बायस्ड होकर आपको आंसर्स नहीं लिखना। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
brings their unique legal experience and expertise to the table while deciding issues of law. ओके तो ये वाला वो जो है ये वाला एसए एंड जीएस पेपर 2 में काम आ सकता है. 5 थिंग्स यू डिड नॉट नो अबाउट चंद्रयान मिशन. चंद्रयान 1 पहला इंडिया का पहला मिशन था मून की तरफ 2008 में. वो सिर्फ एक ऑर्बिटर था और ऑर्बिटर ने क्या किया था, सिर्फ इमेजेस दी थी. ठीक है. When the spacecraft was being assembled, President APJ Abdul Kalam visited the Indian Space Research Organization office. ठीक है. इसमें क्या होता है, when the scientist said it would have the pictures of lunar surface, कलाम ने बोला कि मतलब उन्होंने अपना सर हिलाया, ना कहा और कहा कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो मून के सरफेस पे फॉल करे, वहाँ पे कदम रखे. राइट. इसमें ये आप ऐसे पेपर में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. कि आपको ड्रीम ना आपके बिल्कुल सीमित ड्रीम नहीं होनी चाहिए. अगर ड्रीम एस्पिरेशन या इंडियाज़ के कुछ ड्रीम्स की बात होगी ना, तो आप ये लिख सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा था कि उनका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ना सीमित नहीं रहेगा कहीं पे भी, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने ड्रीम के लिए. ठीक है. और ड्रीम को भी सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें ऊंचाइयों को छूना चाहिए, ऊपर से ऊपर. ठीक है. ये वाली लाइन आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं कहाँ पे, अपने ऐसे पेपर में. ऐसे पेपर में आप किसी भी डायमेंशन को आप बताइए वो जिसमें एक पॉजिटिव अप्रोच की बात होगी, आगे बढ़ने की बात होगी, वे फॉरवर्ड की बात होगी, या ड्रीम्स एस्पिरेशंस की बात होगी. ठीक है. गोल्स की बात होगी. ठीक है. वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं. द ओरिजिनल चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट, ये ज्वाइंट मिशन कहा जाता है वो रशिया के साथ, बट रशिया ने पुल आउट कर दिया था. रशिया ने लैंडर दिया था अपना, बट पुल आउट कर दिया था. तो उसके बाद क्या हुआ, हमने चंद्रयान 2 में अपने आप मतलब इंडिजीनियसली हमने बनाया, क्योंकि रशिया चला गया था बीच में छोड़ के. ठीक है. उसके बाद हमने 2019 में अपना फ्लाई करवाया चंद्रयान 2. सेंड अनदर मिशन, यानी कि चंद्रयान 2 के मतलब चंद्रयान 3 के बाद एक दूसरा मिशन भी भेजना है. जापान के साथ इसका कोलैबोरेशन है. मिशन का कॉल्ड है लोपेक्स. ठीक है. इसका द मिशन इज़ लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन 2024, मतलब 2024 से 25 के बीच में ये वाला मिशन, इस वाले मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा. ओवर द लास्ट डिकेड 5 कंट्रीज हैव अटेम्प्टेड टू लैंड ऑन द मून, यानी कि मून पे लैंड करने की कोशिश करी है. चाइना, इजराइल, जापान, रशिया एंड जापान. चाइना सिर्फ सक्सीड हुआ है, बाकी सारी कंट्रीज़ इधर फेल हुई हैं. ठीक है. इस बार अगर सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो हम पहली कंट्री बन जाएंगे जो मून के जो लूनार के साउथ सरफेस पे, साउथ पोल पे गए. ठीक है. क्योंकि लैंड चाइना करवा चुका है एक बारी में. लेटर दिस मंथ Japan's space agency JAXA is ready to send its mission, first moon landing mission. कौन सा होगा, स्लिम स्मार्टर लैंडिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन मून. ये वाला कुछ डाटा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. यंग इंडियंस, एजिंग वर्कफोर्स. ठीक है. हमारे पास यंग इंडियंस तो है, वो मतलब इंडियंस तो है, बट वर्कफोर्स ना अब एजिंग की तरफ जा रही है. ठीक है. टुडे वाइल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि जब स्पीच दी थी पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन, क्या बोला था उन्होंने, टुडे वाइल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर विटनेसिंग एन एज स्ट्रक्चर दैट इज़ ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि जहाँ सारी कंट्रीज़ में एजिंग का प्रोसेस चल रहा है. ठीक है. सब लोग बूढ़े हो रहे हैं, वहीं इंडिया इज़ मूविंग एनर्जेटिकली टुवर्ड्स इज यूथफुल एज स्ट्रक्चर. हमारे कंट्री में यूथ ज़्यादा है. ठीक है. इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट प्राइड, ये गर्व की बात है. एंड इसे बिल्कुल हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री में हाईएस्ट पॉपुलेशन है अंडर द एज ऑफ 30. ठीक है. और ये प्राइड क्यों, प्राइड किस लिए होगा, अगर हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बिल्कुल हर एक यूथ को स्किल्ड बनाएं, अपग्रेड करें उनकी स्किल्स, तो ये क्या होगी, प्राइड करने वाली बात होगी. एजिंग वर्कफोर्स का मीन क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स दैट अमंग द एम्प्लॉयड इन इंडिया द शेयर ऑफ यंग पीपल इज गोइंग डाउन while the share of those closer to 60
ईयर्स ऑफ एज इज़ गोइंग अप, ठीक है। जो यंग पीपल हैं वो कम हो रहे हैं, 60 ईयर्स वाले हैं जो वो ज़्यादा हो रहे हैं, वो तो क्या हो रही है, ये एजिंग वर्कफोर्स हो रही है। कंसिडर अ वर्कफोर्स डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया वो कर सकते हैं इसे, एक तो 15 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे, 30 साल से ऊपर बट वो 45 साल से नीचे, और एक होते 45 साल से ऊपर। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, फॉर एनी पॉपुलेशन और एज ग्रुप दैट शोज what proportion of that age group or population is employed. So if there are 100 people in the 15 to 29 age group और सिर्फ 10% वो मतलब 10 पीपल एम्प्लॉयड है, यानी कि 100 लोग हैं जो 15 से 29 साल के बीच में हैं और सिर्फ 10 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो एम्प्लॉयमेंट रेट क्या देखा जाएगा, 10%, राइट। इसमें देख लेते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके जीएस पेपर 2 जो स्किल रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होगी आप तब लिख सकते हैं, और जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, राइट, उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या है, हम इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या कहता है, द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन अ पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर, मेनली when a share of working age population 15 to 64 is larger than the non-working share of population. non-working share कौन होंगे, 15 से छोटे वाले, ठीक है, 15 साल से वो छोटे वाले, और 64 ईयर्स से ज़्यादा वाले वो नॉन वर्किंग होते हैं, ठीक है, मतलब बच्चे और बूढ़े। बाकी सारे क्या होते हैं, वर्किंग एज में आते हैं। उनसे अगर हम इकोनॉमिकली उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं, उन्हें सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो तो क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि हमें डेमोग्राफी से हमें डिविडेंड मिल रहा है, राइट। चैलेंजेस क्या है, एसिमेट्रिक वो डेमोग्राफी, यहाँ पे क्या है, कुछ ही स्टेट्स में ऐसा है कि डेमोग्राफी वो मीन्स जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लेबर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बिहार के हो गए और उत्तर प्रदेश के हो गए, ठीक है। लैक ऑफ स्किल्स, स्किल अपग्रेडेशन नहीं है, कम स्किल्स हैं, इसीलिए ज़्यादातर अनस्किल्ड है और वो कंस्ट्रक्शन वर्क में चले जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन उतनी नहीं है, शिक्षा अच्छे से नहीं है। इनफॉर्मल नेचर ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे अदर सोशल बेनिफिट्स नहीं देखे जा सकते, कुछ फॉर्मलाइजेशन नहीं है। 80% ऑफ इकोनॉमी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इनफॉर्मल है। जॉबलेस ग्रोथ है, बस ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है, बट जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। NSSO पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 क्या कहता है, इंडियाज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स इज़ अराउंड 53%, ठीक है। जो 53% है जो अपना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, और इसमें से हाफ ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ जॉबलेस, उनके पास जॉब ही नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी, AI, यानी कि जब से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन हुआ है या इसे बढ़ावा मिला है, तब से क्या हो रहा है, काफ़ी सारे वर्कर्स को निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब कंपनीज से निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि वो वही काम इनोवेटिव तरीके से कौन कर सकता है, टेक्नोलॉजी कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं इस वो दिशा में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का भी प्रावधान है, वोकेशनल एजुकेशन का भी वो प्रावधान है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यानी कि जो मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से क्या करना है, स्किल को अपग्रेड करना है। डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड ना मैच होनी चाहिए, ठीक है। डिमांड हो रही है ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स की, अगर यहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स नहीं है तो मैच नहीं हो पाएगा, मिसमैच हो जाएगा, जिस वजह से ये कंट्रीब्यूट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। इसीलिए क्या ज़रूरी है, स्किल को अपग्रेड करना ज़रूरी है। बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन, एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, बताया था मैंने ये कल, अगर कोलैबोरेशन रहेगा तो क्या होगा, एकेडमिया से हमें
मतलब हमें शिक्षा मिलेगी, हमें पढ़ाया जाएगा, और वो इंडस्ट्री से क्या होगा, हमारी ट्रेनिंग होगी, हमें प्लेसमेंट मिलेगा, राइट। वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो NEP 2020 में कहा गया है उसे भी हमें बढ़ाना होगा। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट रेजिस्टिंग लैंडस्लाइड्स, यानी कि जो हिमालयन स्टेट्स का भी जो हाल हुआ है पिछले कुछ दिनों, ठीक है, बाढ़, लैंडस्लाइड, वो क्लाउड बर्स्ट हो जाना, बादल का फटना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स रही हैं इनसे वो कैसे डील करना है टेक्नोलॉजी से रिलेट करके, राइट। इसमें GS पेपर 3 के लिए, याद के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जितनी भी लाइंस मैंने नोट करी है यहाँ पे, वो मीन्स हाईलाइट करिए, आप इसे एज इट इज़ नोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में लिखने के लिए। क्लाइमेट इंड्यूस्ड एक्सेसिव इवेंट्स जैसे कि फ्रीजिंग हो गया एंड हैवी रेन हो गई, स्नो प्रेसिपिटेशन हो गया, एवलांचेस हो गए, लैंडस्लाइड, वो था ना, ग्लेशियल लेक बर्स्ट हो गई थी, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो गया, डेब्रिस फ्लो हो गया, यानी कि मिट्टी चट्टान ऊपर से बिल्कुल बहती हुई चली आ रही है, ठीक है, फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गई, फ्लैश फ्लड्स हो गए। ये क्या होता है, ये प्रिकेरियस है, यानी कि जो माउंटेन सिस्टम पहले से ये इतना फ्रेजाइल है, इतना वुलनरेबल है, ये जो परिस्थितियां हैं ये उसे और ट्रिगर कर रही हैं, राइट। द हिमालय इज़ फर्दर स्ट्रेस्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। अब वहाँ पे टूरिज्म हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अनप्लान्ड प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से भी हिमालयन की जो फ्रेजालिटी है, जो वुलनरेबिलिटी है, वो काफ़ी बढ़ गई है। To live with these adversities, we need to build resilience against geohazards caused by natural process, environmental degradation and anthropogenic activities. A network of relevant sensor, यानी कि टेक्नोलॉजी का मेंशन आप करेंगे वहाँ पे अपने आंसर में कि टेक्नोलॉजी के बल पर हम कैसे ये जो फ्रेजिलिटीज़ हैं हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, analysis and integration of data, and development of an integrated early warning system based on artificial intelligence, machine learning algorithm are measures that need to be adopted urgently, ठीक है, यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पे बनाने ज़रूरी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मशीन लर्निंग की हेल्प से, ठीक है, ताकि हम वहाँ के लोगों को पहले ही अलर्ट कर दें, अवेयर कर दें लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट होने से पहले, ठीक है, ताकि वहाँ पे जान माल का नुकसान उतना ना हो। इट इज़ वेल नोन दैट द क्लाइमेट चेंज हैड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, रिवराइन सिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो रही है क्लाइमेट चेंज से, विच इज़ इन टर्न हैव इंक्रीज द वुलनरेबिलिटी ऑफ पीपल इन द माउंटेन स्टेट। जो माउंटेन स्टेट्स के जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग रह रहे हैं उनकी वुलनरेबिलिटी, उनकी वो जो फ्रेजिलिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है, वो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का ख़राब हो जाने की वजह से। अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस क्या होता है, जो मेडिटेरेनियन सी में जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वहाँ से क्या होता है, वहाँ से जो हवाएं हैं वो इंडिया, पाकिस्तान इसकी तरफ आती हैं, उस वजह से भी बारिश देखी जाती है, ठीक है। A low pressure system originating from Mediterranean Sea moving eastward across Central Asia, Northern India and the Southwest Indian summer monsoon, Southwest Indian summer monsoon जो आजकल बारिश का मौसम चल ही रहा है, have caused excessive and concentrated rainfall in the part of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, leading to landslides and flash flood। यानी कि बारिश की वजह से क्या होता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो पहाड़ों की मिट्टी है, डेब्रिस है, वो उनका फ्लो हो जाता है नीचे की तरफ, लैंडस्लाइड्स हो जाती है और काफ़ी जान माल का इसमें नुकसान देखा गया है। ओके, द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट, वो पता है जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से हर समय क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट प्लेट यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक के ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर की तरफ, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, फ्रेजिलिटी एंड वुलनरेबिलिटी और बढ़ रही है। causes fractures and loosen the lithospheric structures near the mountain surface. This increases the possibility of rock movement along the slope, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से भी क्या हो रहा है, रॉक मूवमेंट हो रही है स्लोप पे,
लैंडस्लाइड हो रही है, लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम शुड ड्रॉ ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेनफॉल थ्रेशोल्ड ऑफ द स्लोप, यानी कि लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाने की जल्द से जल्द ज़रूरत है, वो ताकि हम बारिश के होने से पता लगा सकें कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ वेल बेस्ड सेंसर्स जैसे कि रेन गेज, पेजोमीटर, इंक्लिनोमीटर, एक्सटेंसोमीटर, इंसार, टोटल स्टेशंस कैन हेल्प, यानी कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। एज अ प्रायोरिटी वी शुड मॉनिटर द मोस्ट वुल्नरेबल जोन्स, यानी कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट का पता लगाएं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ इज़ फेमस फॉर लैंडस्लाइड्स, ठीक है। ज़्यादातर लैंडस्लाइड्स होते हैं पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी हो गए, चमोली हो गए, जोशीमठ हो गए, जोशीमठ का लैंड सब्सिडेंस पता ही है आपको, ठीक है। कुछ वुल्नरेबिलिटी जोन्स को यहाँ पे मार्क करना ज़रूरी है ताकि हम एरिया स्पेसिफिक अप्रोच को लेके चलें। काउंसिल ऑफ हिमालयन स्टेट्स बननी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उसे एक काउंसिल ऑफ हिमालयन स्टेट्स बने कि इन आपदाओं से बचने के लिए हम क्या करें। It should try to stimulate the hazard scenario caused by the natural processes, environmental degradation and climate-induced phenomena and anthropogenic activities in hill stations and towns, यानी कि anthropogenic activities जो है उसे भी रेगुलेट करना ज़रूरी है। इको टूरिज़्म का मेंटेन, यहाँ पे मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ वो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इको टूरिज़्म को भी यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। वो इको टूरिज़्म का मतलब क्या है कि आप वो जो टूरिज़्म से आप इकोनॉमी का भी बढ़ावा कर सकें, वो मतलब बढ़ा सकें, प्लस इन्वामेंटल की जो इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी आप मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो गई, एक हिमालयन काउंसिल स्टेट्स बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। यहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ मेंशन है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो, ताकि एज इट इज़ आप अपने आंसर्स में लिख के आ जाए। अगर आपको प्लस मार्क्स वहाँ पे चाहिए होंगे, प्लस पॉइंट वहाँ पे आपको चाहिए होंगे तो। द ग्लेशियर्स, स्नो फील्ड्स, स्प्रिंग, रिवराइन सिस्टम, डिपॉजिट्स ऑफ प्रीशियस मेटल, जियोथर्मल, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो पावर एनर्जी सोर्सेज है, वहाँ पे रिसोर्सेज है, ठीक है। उनका एक्सप्लॉइटेशन अगर करना है तो वहाँ पे वो सस्टेनेबल तरीके से करना होगा, यानी कि हमें हिमालयस को नुकसान भी नहीं पहुँचाना और वहाँ की इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी चाहिए, right? A balance must, however, be ensured between the exploitation of these resources and ecological sustainability. Town planning must account for idiosyncrasies of the mountain. Heavy construction should be barred, ठीक है, यानी कि जो हैवी कंस्ट्रक्शन है उसकी मनाही होनी चाहिए, यानी कि अगर बहुत ज़रूरी है भी तो साइंटिफिक तरीके से हो, एजुकेट प्लानिंग एंड पीपल का पार्टिसिपेशन उसमें हो। An emphasis should be having on retaining walls and adherence to the building code. Building code होता है ना कि 3 फ्लोर से ज़्यादा नहीं होगा, 2 फ्लोर से ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ें जो गाइडलाइंस आती है ना, ये फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को गाइडलाइंस देते हैं। High resolution mapping of all towns and assessment of their load bearing capacity should be essential to the framing ऑफ बिल्डिंग कोड। बिल्डिंग कोड को फ्रेम करने के लिए हमें हाई रेजोल्यूशन मैप चाहिए होगा सारे टाउन का, ठीक है। कहाँ पे लैंड कितना बेयर कर सकती है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग्स वहाँ पे बनानी सही रहेगी, या कितना डेवलपमेंट वहाँ का ज़रूरी है, कितने पे हमें स्टॉप कर जाना है, रुक जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होलिस्टिक अप्रोच लेके वहाँ पे चलना होगा। तो ये वाला एडिटोरियल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल था आज के न्यूज़पेपर में, right? And these editorials were not important. So this was all about today's newspaper. लेक्चर से रिलेटेड जितने भी PDFs हैं या क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, और वो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।